जब भी कोई साइबर अपराध होता है तो सबसे पहला काम होता है शिकायत दर्ज करना। वैसे ये साइबर बडी भी जानता है कि शिकायत कैसे करते हैं। क्यों बडी, जानते हो ना कंप्लेंट कैसे करते हैं? बिल्कुल, 1930 पर कॉल करें। साइबर क्राइम पोर्टल पर या साइबर पुलिस स्टेशन जाकर भी शिकायत कर सकते हैं। विक्टिम को या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति को ये काम जरूर करना है कि उन्हें cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको इस वेबसाइट पर साइबर अपराध का पूरा विवरण, क्या हुआ, कैसे हुआ, सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां सबमिट करनी होगी। इसके बाद आपको मिलेगा 14 डिजिट्स का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये शिकायत तुरंत स्टेट नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर और संबंधित पुलिस स्टेशन तक इस पोर्टल के माध्यम से पहुंच जाती है और ये ऑटोमेटेड सिस्टम है जो काम करता है। संबंधित पुलिस अधिकारी ये देखता है कि क्या ये साइबर वित्तीय धोखाधड़ी का ही मामला है और फिर तत्काल शिकायत को CFC FRMS में भेज दिया जाता है। ये आपको बता दें कि ये CFC FRMS यानी सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C ही चलाता है। इस प्लेटफॉर्म से सभी संबंधित बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा होल्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जाता है और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरा मनी ट्रेल स्थापित ना हो जाए। यानी एक खाते से 10 से 20 से 50 से 100 खातों में जहां तक मनी ट्रेल जा रहा है उसे फॉलो किया जाता है। यहां बैंक की क्या जिम्मेदारी है? बैंक पैसा होल्ड कर CFC FRMS पर अपडेट करता है। संबंधित खाते की KYC की जानकारी, इसे जुड़े हुए कितने और खाते हैं आदि सारी जानकारी एक सप्ताह के भीतर ही उन्हें इस पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। शिकायतकर्ता को SMS या फिर ईमेल के माध्यम से सूचित भी किया जाता है कि पैसा कैसे रिलीज होगा। इस प्रक्रिया का एक वेब लिंक भी दिया जाता है। इसी तरह आप राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ये हेल्पलाइन भी केंद्र के द्वारा नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर राज्यों के द्वारा ऑपरेट की जाती है और इसीलिए कई राज्यों में ये बहुत बेहतर काम करती है और कहीं से लोगों की शिकायतें भी आती हैं कि नंबर नहीं लगता। इस पर भी गौर किया जा रहा है। खैर, साइबर हेल्पलाइन से आपको 14 अंकों का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जिसका उपयोग करते हुए फिर cybercrime.gov.in पोर्टल पर जाकर ही आपको अपनी शिकायत जरूर दर्ज करानी होती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि आप अपनी शिकायत सीधे अपने बैंक को भी रिपोर्ट कर सकते हैं? बैंक मना नहीं कर सकता। यहाँ बैंक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि आपकी ओर से वो साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करता है और फिर वही प्रोसेस फॉलो की जाती है। और हाँ, आप अपने क्षेत्र के साइबर पुलिस थाने में भी शिकायत कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत को फिर इसी पोर्टल पर दर्ज कर देता है। ये पोर्टल इंपॉर्टेंट है, यहीं से आगे सारा काम होता है। वैसे यहाँ ध्यान दें कि केवल उन्हीं शिकायतों में पैसा होल्ड किया जाता है या फिर आपको पैसा वापस मिल पाता है जो या तो इस पोर्टल पर या 1930 पर या फिर साइबर पुलिस स्टेशन में ही दर्ज हो, जहां से दरअसल वो सभी CFC FRMS पोर्टल तक पहुंच जाती हैं। और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि तुरंत इन्हीं माध्यमों पर शिकायत अवश्य दर्ज करें। अगला सवाल आता है कि शिकायत के बाद बैंक क्या करते हैं? ये सवाल सबके जहन में रहता है। दरअसल जब CFC FRMS बैंकों को संदिग्ध लेन देन की सूचना देता है, उसके बाद अगर आपका पैसा किसी भी खाते में है तब बैंक रिपोर्ट की गई राशि को होल्ड करें, CFC FRMS पर उसे अपडेट करें। यही प्रोसीजर है। और हाँ, यदि कोई खाता बार बार रिपोर्ट किया जाता है कि इस खाते में पैसा जा रहा है जो फ्रॉड का पैसा है, तो फिर बैंक इस खाते के सभी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे RTGS, नेफ्ट, UPI, ATM कार्ड यूज करना आदि इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं या फिर खाते को सीज भी कर सकते हैं। लेकिन आपने यदि शिकायत करने में देर कर दी और अपराधी ATM, क्रिप्टो या अन्य माध्यम से पैसा निकाल चुके हैं, तो फिर बैंक ATM, वॉलेट या ट्रांजैक्शन से आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करके उसे भी पोर्टल पर अपलोड करते हैं। कई बार आपका पैसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर शॉपिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर ऐसे केसेस में डिलीवरी नहीं हुई है सामान की, तो ऑर्डर रद्द कर दिया जाता है और राशि होल्ड कर दी जाती है। लेकिन अगर डिलीवरी हो चुकी है तो फिर ऑर्डर, उसकी डिलीवरी का एड्रेस क्या है, इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। लेकिन अमूमन ये फेक पते होते हैं जिनका ये साइबर अपराधी यूज करते हैं। यदि पैसा किसी क्रिप्टो एक्सचेंज को ट्रांसफर हुआ है और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के खाते में रुपए के रूप में अभी उपलब्ध है, तो फिर होल्ड करना संभव हो जाता है।
यदि राशि क्रिप्टो में बदल दी गई है लेकिन देश में ही है तो भी पुलिस के आदेश पर इसे लिक्विडेट कर रुपए में बदलकर वापस दिलाया जाता है। पेमेंट एग्रीगेटर्स या पेमेंट गेटवेज अगर इन्वॉल्व हैं और पैसा एस्क्रो अकाउंट में ही है, अभी सेटलमेंट नहीं हुई है, या फिर म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों के ट्रेडिंग अकाउंट में ही है, तो फिर यह पैसा भी होल्ड किया जाएगा। अब आता है क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर। यदि इंटरनेशनल ट्रांसफर हुआ है लेकिन अभी सेटल नहीं हुआ है तो भी पैसा होल्ड हो सकता है। सभी मामलों में यदि पैसा जा चुका है तो पूरी ट्रेल डिटेल अपडेट की जाती है, जो मामले सुलझाने में काफी मददगार साबित होती है। इसी ट्रेल को फॉलो करते हुए कई साइबर अपराधियों पर शिकंजा भी कसा गया है। गौर करें, होल्ड, सस्पेंशन या सीजर ऑफ द बैंक अकाउंट, ये केवल और केवल साइबर क्राइम पोर्टल पर CFC FRMS और फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के निर्देश के आधार पर ही होती है। यही SOP हतोत्साहित करता है कि खातों को बिना किसी कारण के फ्रीज ना किया जाए। यानी ये पूरा SOP है जिसके आधार पर काम होता है।